नमस्कार, मैं उमा गहलोत आज आपके लिए लेकर आई हूँ मौर्य साम्राज्य। आज का हमारा प्रकरण है मौर्य साम्राज्य, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम मौर्य साम्राज्य की प्रस्तावना, उसके पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने कैसे साम्राज्य की स्थापना की, उनका साम्राज्य विस्तार, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से जो युद्ध किया था उसके बारे में, संधि की शर्तें, चंद्रगुप्त मौर्य का व्यक्तित्व और चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कैसे हुई उसके बारे में हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात बिंदुसार, अशोक का साम्राज्य विस्तार, अशोक का व्यक्तित्व व कार्य, कलिंग आक्रमण जो अशोक ने किया था उसके बारे में, और मौर्य साम्राज्य का पतन किसके द्वारा संपन्न हुआ उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। हमारा प्रकरण मौर्य साम्राज्य, जिसकी प्रस्तावना आपके सामने उपस्थित है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना के साथ ही भारतीय इतिहास सुदृढ़ धरा पर अवतरित होता है। विदेशी राज्यों से कूटनीतिक संबंधों की शुरुआत होती है। भारत के राजनीतिक एकीकरण एवं भारतवर्ष की वास्तविक संकल्पना दृष्टिगोचर होती है। मौर्य साम्राज्य के इतिहास के विषय में हमें विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है। उनमें से कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, सोमदेव की कथा सरित सागर, क्षेमेंद्र की बृहत कथा मंजरी, दीपवंश महावंश टीका, भद्रबाहु का कल्पसूत्र, स्ट्रैबो, प्लूटोर, जस्टिन आदि यूनानी यात्री, पहायान, हिंसोंग, इत्सिंग आदि चीनी यात्री, रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख एवं अशोक अभिलेखों से जो हमें पुरातात्विक खुदाई के दौरान मिले हैं, ये सारे जितने भी मुख्य स्रोत हैं जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये देखिए आपके सामने उपस्थित दीपवंश महावंश टीका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र और रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, जिनसे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका शासनकाल 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त अथवा चाणक्य कौटिल्य की सहायता से नंद वंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य की चंद्रगुप्त संज्ञा का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। इतिहास की कई पुस्तकों में ऐसा उल्लेख बताया गया है कि आचार्य विष्णुगुप्त जो चाणक्य यानी कौटिल्य थे, वे घनानंद के साम्राज्य में एक ब्राह्मण हुआ करते थे। एक बार घनानंद ने विष्णुगुप्त चाणक्य यानी कौटिल्य का अपमान कर दिया और उन्हें कहा कि तुम अपनी बुद्धि अपनी सिर्फ छोटी एड़ी में ही रखा करो। तब विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य ने घनानंद के साम्राज्य का त्याग कर दिया और उन्होंने तय कर लिया था कि मैं संपूर्ण भारतवर्ष को अखंड भारत में परिवर्तित करने हेतु एक ऐसे चक्रवर्ती सम्राट को लेकर आऊंगा जो इस भारतवर्ष पर शासन करेगा और संपूर्ण भारतवर्ष का एकीकरण करेगा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य घनानंद के साम्राज्य से चले गए और उनका संपर्क चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ। जब चंद्रगुप्त मौर्य बालक अवस्था में थे, उनकी इच्छा हुआ करती थी कि मैं भी राजा के जो बच्चे गुरुकुलों में अध्ययन करते हैं, मैं भी वहां जाऊंगा और गुरुकुल में अध्ययन करूंगा। वे छुप छुप कर जहाँ पे राजा के बच्चे पढ़ते थे उन आश्रमों को देखा करते थे। चंद्रगुप्त मौर्य की ऐसी दशा विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य ने देख ली। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने पास बुलाया और पूछा कि बच्चे तुम कौन हो। तो उन्होंने बताया कि मेरा नाम चंद्रगुप्त है, लेकिन मौर्य उनको उपाधि विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य ने दी थी कि मेरा नाम चंद्रगुप्त है। तो कई अभिलेखों में चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है, कई अभिलेखों में उन्हें शूद्र भी बताया गया है। वे किसी राजा की संतान नहीं थे।
आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य को अपने साथ में लेकर गए। अपने आश्रम में चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा प्रदान की और बड़े होने पर चंद्रगुप्त मौर्य को साथ में लेकर आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य ने मगध पर आक्रमण किया और आक्रमण करके उन्होंने गणानंद को पराजित कर दिया। ये देखिए आपके सामने उपस्थित ये ऊपर जो चित्र दर्शाया गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य का है और नीचे जो चित्र दर्शाया गया है वो आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य यानी कौटिल्य का है। चंद्रगुप्त मौर्य ने आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य की सहायता से ही मगध पर शासन स्थापित किया था। इन्हीं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य कौटिल्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को बाल्यावस्था में शिक्षा प्रदान की थी। अपने साथ अपने गुरुकुल यानी आश्रम में रखा और शिक्षा प्रदान करने पर मगध पर आक्रमण किया था। आपकी बोर्ड परीक्षाओं में भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि मगध पर चंद्रगुप्त मौर्य ने जो शासन स्थापित किया वो किसकी सहायता से किया था? तो आचार्य कौटिल्य चाणक्य की सहायता से किया था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। मगध के राज सिंहासन पर बैठकर चंद्रगुप्त ने एक ऐसे साम्राज्य की नींव डाली जो संपूर्ण भारत में फैला था। चंद्रगुप्त के विषय में प्लूटोर कहता है कि चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत पर अधिकार कर लिया। चंद्रगुप्त ने उत्तर पश्चिमी भारत को सिकंदर के अधिकारियों से मुक्त कर नंदवंश का उन्मूलन कर सेल्यूकस को पराजित कर संधि के लिए विवश करके जिस साम्राज्य की स्थापना की उसकी सीमाएं उत्तर पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक एवं पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैली हुई थी। सेल्यूकस कौन था? सिकंदर का सेनापति था सेल्यूकस। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया, नंदवंश के शासक घनानंद को पराजित किया, नंदवंश का उन्मूलन यानी नंदवंश को ही समाप्त कर दिया, सेल्यूकस को पराजित करके उसको संधि करने के लिए विवश किया। फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसकी सीमाएं कहां से कहां तक थी? उसकी सीमाएं पश्चिम में ईरान की सीमा से लेकर दक्षिण में हमारे भारत का जो वर्तमान कर्नाटक राज्य है वहां तक, पूर्व में मगध से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र यानी जो गुजरात है वहां तक चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की सीमाएं फैली हुई थी। ये देखिए ये भारत है और भारत के पास में पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के उत्तरी हिस्से की तरफ इस तरफ ईरान आता है। ईरान से लेकर ये कर्नाटक तक और मगध से लेकर सौराष्ट्र यानी गुजरात तक चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य का विस्तार था। ईस्वी पूर्व में मैसिडोनिया के शासक सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त के मध्य में युद्ध हुआ जिसमें सेल्यूकस पराजित हुआ। पराजित सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ संधि कर ली। अब सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य में युद्ध कब हुआ? 305 ईस्वी पूर्व में हुआ जिसमें सेल्यूकस पराजित हो गया। पराजित होकर उसने चंद्रगुप्त मौर्य के सामने घुटने टेक दिए और सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को संधि करने के लिए विवश कर दिया कि आप मेरे साथ में संधि कर लीजिए, मेरी हत्या न कीजिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने विवश सेल्यूकस के साथ में संधि कर ली। अब चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच में संधि हो चुकी, तो उन दोनों के बीच में जो संधि हुई थी वो संधि की शर्तें कौन कौन सी शर्तें हैं? पहली शर्त, सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया। सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को एरिया, अराकोसिया, जेड्रोसिया एवं पेरिपेमिसडाई के क्षेत्र दहेज के रूप में दे दिए अपने दामाद को। वापस चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने ससुर सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार में दे दिए।
पहली शर्त क्या थी? सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में कर दिया, कुछ क्षेत्र दहेज के रूप में दे दिए और वापस चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को 500 हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। सेल्यूकस ने अपने एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा, जिसने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण विजय के विषय में जानकारी तमिल ग्रंथों एहनामूर और मुर्नानुरू तथा अशोक के अभिलेखों से मिलती है। अब सेल्यूकस ने किस राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था? मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की? मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। इसी इंडिका नामक पुस्तक से हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण विजय भी किया था, तो उसकी जानकारी 2 ग्रंथों से मिलती है, एहनामूर और मुर्नानुरू से मिलती है। ये देखिए मेगास्थनीज की इंडिकाकृत पुस्तक है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का व्यक्तित्व कैसा था? चंद्रगुप्त एक कुशल योद्धा, सेना नायक तथा महान विजेता ही नहीं था, वरन योग्य शासक भी था। उसने अपने मुख्यमंत्री कौटिल्य की सहायता से ऐसी शासन व्यवस्था का निर्माण किया जो उस समय के अनुकूल थी। अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली। चंद्रगुप्त मौर्य ने किस मुनि से जैन धर्म की दीक्षा ली? जैन मुनि थे कौन? भद्रबाहु से। भद्रबाहु से उन्होंने जैन धर्म की दीक्षा ली और दीक्षा लेकर श्रवणबेलगोला, हमारे भारत में जो कर्नाटक राज्य है वहां पर मैसूर नामक जिला, मैसूर में श्रवणबेलगोला नामक स्थान, वहां श्रवणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी है। उस चंद्रगिरी पहाड़ी पर ये जैन मुनि भद्रबाहु के साथ में वहां पर रहने लगे और 298 ईस्वी पूर्व में उपवास रखने के द्वारा उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। अब हम चलते हैं बिंदुसार की तरफ। बिंदुसार का शासनकाल 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक था। बिंदुसार का नाम बिंदुसार क्यों रखा गया था? क्योंकि जन्म के समय उसके माथे पर बिंदी के समान निशान था, जिसकी वजह से बिंदुसार का नाम बिंदुसार रखा गया। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। इसे यूनानी लेखक अमित्रोचेड्रस कहते थे। स्ट्रेबो ने बिंदुसार को अलिट्रोकेट्स कहा है। प्लीट ने बिंदुसार को अमित्रघात अर्थात शत्रुओं का वध करने वाला बताया है। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा जीते गए क्षेत्रों को पूर्ण रूप से अक्षुण्ण बनाए रखा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था बिंदुसार। जब चंद्रगुप्त मौर्य ने 298 ईस्वी पूर्व में अपना शरीर त्याग दिया तो अपने पिता की मृत्यु के पश्चात बिंदुसार ही मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना। और बिंदुसार का नाम क्यों रखा गया था बिंदुसार? क्योंकि जन्म के समय उसके माथे पर बिंदी के समान निशान था। बिंदुसार ने अपने पिता द्वारा जितने भी क्षेत्र जीते गए थे उनको पूर्ण रूप से अक्षुण्ण बनाए रखा, उन्हें टूटने नहीं दिया था। ये देखिए आपके सामने उपस्थित बिंदुसार का जो चित्र है, जन्म के समय उसके माथे पर बिंदी के समान निशान था, जिसकी वजह से बिंदुसार का नाम बिंदुसार रखा गया था। दिव्यावदान में बिंदुसार के समय में तक्षशिला में हुए 2 विद्रोह का वर्णन है। जब बिंदुसार राजा था मौर्य साम्राज्य का, तो उस समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। पहले विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने अपने पुत्र अशोक को भेजा, लेकिन जब दूसरा विद्रोह हुआ था तो उस समय साम्राज्य में अशोक उपस्थित नहीं थे। तो फिर बिंदुसार ने अपने दूसरे पुत्र सुसीम को विद्रोह दबाने के लिए भेजा था। स्ट्रेबो के अनुसार यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने
बिंदुसार के दरबार में डाइमेकस नाम के राजदूत को भेजा। बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बिंदुसार के समय में ही मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। मिस्र के राजा फिलाडेल्फस, जिसे टॉलमीदित्य भी कहा जाता है, फिलाडेल्फस ने पाटलिपुत्र में डायोनिसस नाम के एक राजदूत को भेजा था। अब हम अध्ययन करते हैं अशोक के बारे में। अशोक का शासनकाल 273 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक था। बिंदुसार की मृत्यु के उपरांत अशोक विशाल मौर्य साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। करीब 4 वर्ष के सत्ता संघर्ष के बाद अशोक का विधिवत राज्याभिषेक करीब 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। वैसे तो अशोक 273 ईस्वी पूर्व में ही मगध के राज सिंहासन पर बैठ चुका था। अपने पिता की मृत्यु के पश्चात अशोक 273 ईस्वी में मगध के राज सिंहासन पर बैठ गया था। लेकिन जितने भी भाई थे, भाइयों के बीच में सत्ता प्राप्ति हेतु संघर्ष प्रारंभ हो गया था। तो अशोक ने अपने भाइयों के साथ में 4 वर्ष तक सत्ता संघर्ष किया और 4 वर्ष तक सत्ता संघर्ष करने के पश्चात अशोक का विधिवत राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक को अभिलेखों में देवनाम प्रियदर्शी एवं राजा के संबोधन से संबोधित किया गया है। सर्वप्रथम मस्की अभिलेख एवं गुर्जरा लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। अब ये भी प्रश्न आता है, किन अभिलेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है? याद रखना, मस्की अभिलेख और गुर्जरा लेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। ये देखिए आपके सामने उपस्थित सम्राट अशोक का चित्र। सम्राट अशोक का साम्राज्य विस्तार। अशोक का साम्राज्य विस्तार उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत अफगानिस्तान से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक, अफगानिस्तान से कर्नाटक तक उनके जो दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनका भी साम्राज्य विस्तार था। पश्चिम में काठियावाड़, गुजरात एवं पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक अशोक ने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। जबकि उनके पिता और उनके जो दादा थे उन्होंने मगध तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक, जिसने बंगाल की खाड़ी तक अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। अपने राज्याभिषेक के 7वें वर्ष में अशोक ने कश्मीर जीता एवं खोतान क्षेत्र के अनेक भागों को विजित यानी जीत कर उन्हें मौर्य साम्राज्य में मिलाया। कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार अशोक ने कश्मीर में वितस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की। जो कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर की स्थापना अशोक द्वारा ही की गई थी। और नेपाल में ललितपत्तन नामक नगर अशोक द्वारा ही बसाया गया था। सम्राट अशोक के कार्य व उनका व्यक्तित्व। एक युग पुरुष के रूप में अशोक ने मौर्य साम्राज्य को अपनी नीतियों के माध्यम से नई दिशा दी। उसने तत्कालीन समस्याओं को समझते हुए उन्हें सुलझाने का प्रयास किया। अशोक ने पितृवत शासन का सिद्धांत दिया। लोक कल्याण को राज्य का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बनाया। वह कौटिल्य के लोक कल्याण के आदर्श को आत्मसात किया। अशोक ने वृक्षारोपण करवाया, कई वृक्ष लगवाए, कृषि व्यवस्था को सुचारू रूप से उन्नत बनाया, सिंचाई व्यवस्था को उन्नत बनाया, सार्वजनिक निर्माण कार्य करवाए, कुएं हैं, सराय हैं, विद्यालयों आदि का निर्माण कार्य करवाया। राज्य को आर्थिक व सामाजिक रूप से मजबूत बनाया। अशोक ने धम्म का प्रतिपादन करके राजा, प्रजा एवं नौकरशाही हेतु संविदा तैयार की।
सांस्कृतिक एकता व विकास को बढ़ावा दिया। अशोक का उद्देश्य क्या था? राष्ट्र निर्माण करना था। अशोक एकमात्र ऐतिहासिक शासक हुए जिसने प्रजा से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। अशोक ने धम्म यात्राएं की एवं प्रतिवेदकों आदि अधिकारियों की नियुक्तियां की। भौतिक संस्कृति के प्रचार प्रसार एवं शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए उसने समाज के कमजोर वर्गों को गतिशीलता प्रदान की, कृषि भूमि का विस्तार किया तथा युद्धबंदी जो होते थे उनको वनों व खानों में लगा दिया। अशोक ने ग्रामीण विकास को ध्येय बनाया तथा इस पर अधिक ध्यान दिया, गांव के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया। अशोक ने साम्राज्य में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, राजस्व का पुनर्वितरण सार्वजनिक हित एवं लोकानुरंजन कार्य में किया तथा अर्थव्यवस्था को तीव्रता व गति प्रदान की। अशोक ने वैदेशिक नीति को समसामयिक बना दिया तथा तत्कालीन सम्राटों के साथ कूटनीतिक संबंध बनाए एवं उच्च स्तरीय धम्म आयोग भेजे, जिससे अंतर संबंधों की स्थापना हुई। अशोक ने संपूर्ण विश्व को धार्मिक सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया, सभी धर्मों को समान महत्व व आदर प्रदान करने पर बल दिया, जनता पर धर्म को बलात् नहीं थोपा। एक धर्म, एक भाषा, प्राय एक लिपि का अनुसरण कर संपूर्ण भारतवर्ष का एकीकरण किया। समान नागरिक संहिता व दंड संहिता का क्रियान्वयन कर सामाजिक न्याय एवं कानून के शासन की स्थापना की। विभिन्न वर्गों व धर्मों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित किए। अशोक सभी धर्मों, सभी वर्गों को मानने वाले थे, किसी के बीच में भेदभाव नहीं करते थे। कलिंग आक्रमण, कलिंग कहाँ अपने भारत में उड़ीसा राज्य है, वहां पर कलिंग स्थित था। कलिंग आक्रमण अशोक के द्वारा ही किया गया था। और कब किया गया था? 261 ईस्वी पूर्व में किया गया था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में, याद रखना कलिंग आक्रमण अशोक के अभिषेक यानी राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अशोक ने अपने अभिषेक के 8वें वर्ष में लगभग 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया। क्यों किया था? कलिंग समुद्र के किनारे स्थित था, वहां पे सफेद हाथी थे और व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से कलिंग महत्वपूर्ण था। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। हाथी गुम्फा अभिलेख से प्रकट होता है कि संभवतः कलिंग पर नंदराज नाम का राजा शासन करता था। उस समय कलिंग की राजधानी तोशली यानी तोशाली थी। ये देखिए, कलिंग की लड़ाई 261 से 262 ईस्वी पूर्व 1 साल के लिए लड़ी गई थी, लेकिन 1 साल में 1 लाख लोग मारे गए थे और 1.5 लाख लोग वहां पर बंदी बना लिए गए। भयंकर नरसंहार हुआ था। इसी कलिंग के युद्ध में अशोक का मन द्रवित हो गया और उसने हमेशा हमेशा के लिए युद्ध न करने की नीति का त्याग, कभी भी भविष्य में युद्ध न करना, उसने ऐसा निश्चय कर लिया था। अशोक संपूर्ण भारत को एक सूत्र में बांधना चाहता था एवं कलिंग सफेद हाथियों हेतु प्रसिद्ध होने एवं व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। समुद्र के किनारे होने के कारण विदेशी व्यापार की दृष्टि से इसका महत्व था। कलिंग युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए व 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए।
इस भीषण नरसंहार से अशोक का मन द्रवित हो गया तथा उसने भविष्य में युद्ध की नीति को त्यागने की घोषणा कर दी। अब अशोक ने भैरी घोष को त्याग कर धम घोष को अपना लिया। उसका धम एवं अन्य नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी तत्कालीन समय में थी। वे सार्वजनिक, सार्वभौमिक व सार्वयुगीन है, जो एक अकेले राष्ट्र की धरोहर नहीं हो सकती, संपूर्ण विश्व की धरोहर है। ऐसी नीतियों के प्रवर्तक के रूप में हम अशोक को महान कहते हैं। अशोक के बाद जालोक, कुणाल, दशरथ, संप्रति, शालीशुक, देववर्मन आदि शासकों ने शासन किया। अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट था, उसका एक सेनापति था जिसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। उसी पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या 184 ईस्वी पूर्व में कर दी और इसी के साथ मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। ये देखिए, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ था। बृहद्रथ के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी पूर्व में बृहद्रथ की हत्या कर एक नए शुंग साम्राज्य की नींव रख दी और बृहद्रथ की हत्या होते ही सदा सदा के लिए मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया।